मोल्ड्स। मोल्ड्स आर मल्टी सेलुलर फंजाई। मोल्ड्स क्या हैं? मल्टी सेलुलर फंजाई हैं। इससे पीछे हमने यीस्ट पढ़ा था बेटा, वो यूनिसेलुलर थे। ये क्या है? मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर की तारीफ़ क्या होगी? ऐसे जानदार जो एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल हों, मल्टी सेलुलर जानदार कहलाते हैं। और ऐसे जानदार जो सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल हों, वो यूनिसेलुलर जानदार कहलाते हैं। तो मैंने यूनि की भी बता दी बेटा और मल्टी सेलुलर की भी बता दी। तो मोल्ड क्या है बेटा? मल्टी सेलुलर फंजाई हैं, यानी एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। हाइफी ए molds consist of long branch thread like filaments of cells called hyphae that form a mycelium, a tangled mass or tissue like aggregation। बड़ी प्यारी बात की है। मैं बताता हूँ कि जो ये हम सारा वैसे तो फिंजाई पढ़ रहे हैं। फिंजाई की किस्म यीस्ट थी और फिंजाई की किस्म मोल्ड है। तो ये हाइफी ए है, ये मोल्ड है, एक फफूंदी है, कंसिस्ट मुश्तमिल होती है, लॉन्ग लंबी, ब्रांच शाखदार, थ्रेड लाइक फिलामेंट्स धागे की तरह के फिलामेंट्स पर मुश्तमिल होती है, ऑफ सेल्स की, कार्ड हाइफी, उसको हम क्या कहते हैं? हाइफी। दैट फॉर्म ऑफ माइसीलियम, जो कि माइसीलियम बनाती है। और माइसीलियम क्या होता है बेटा? अ टेंगल्ड मास्ट, एक उलझी हुई एक मास है, आर टिशू या टिशू है, लाइक एग्रीगेशन, जैसे कोई चीज़ इकट्ठी हो चुकी हो। तो इसका तर्जमा हम करते हैं बेटा, मोल्ड मल्टी सेलुलर फंजाई है। मोल्ड लंबी शाखदार धागे की तरह के फिलामेंट सेल पर मुश्तमिल है, जिनको हम हाइफी कहते हैं, जो कि माइसीलियम बनाते हैं, जो कि एक टेंगल्ड मास है और एग्रीगेशन है टिश्यूज़ का। ये देखें बेटा, नीचे दिखाया गया है, ये मोल्ड हैं। मोल्ड कहते हैं फफूंदी, जो रोटी के ऊपर आपने देखा हो, रोटी पड़ी हो 2 दिन 3 दिन के लिए, तो जो उसके ऊपर जो उल्ली सी लग जाती है ग्रीन से कलर की, वो क्या होती है? मोल्ड होती है। उसमें इस तरह के स्पोर्स होते हैं जो ये नीचे दिखाए गए हैं। तो ये हम पढ़ते हैं बेटा, हाइफी 2 किस्म की होती है, एक सेप्टेट हाइफी और दूसरी नॉन सेप्टेट हाइफी। सेप्टेट कहते हैं बेटा अलग अलग, सेप्टेट कहते हैं अलग अलग, जिसमें दीवारें होंगी। ये लेफ़्ट साइड पे बनी हुई सेप्टेट हाइफी, जैसे गन्ने की पूरियाँ होती हैं, इस तरह से जो बनी हुई है, ये कौन से सेप्टेट हाइफी। दे आर नॉट डिवाइडेड इनटू सेल्स। ये सॉरी, ये राइट साइड पे बनी हुई बेटा। ये नॉन सेप्टेट हाइफी जो है, ये राइट साइड पे बनी हुई है। और सेप्टेट जिसमें पोर बनी हुई हैं, यानी वाल वाली, तो वो कौन सी है? सेप्टेट, वो नीचे बनी हुई है, लेफ़्ट साइड पे बनी हुई है। तो दे आर नॉट डिवाइडेड इनटू सेल्स। तो नॉन सेप्टेट डिवाइडेड नहीं है सेल्स में बाई क्रॉस वाल्स, और इसमें कोई क्रॉस वाल्स नहीं होती, कोई दरमियान में दीवारें नहीं होती, कॉल्ड सेप्टा। और इन दीवारों को हम सेप्टा कहते हैं, कोई सेप्टा नहीं होती, इसलिए इसको नॉन सेप्टेट हाइफी कहते हैं। दीज हाइफी आर कॉल्ड को इनोसाइटिक हाइफी। अच्छा, ये मरूजी बन सकती है बेटा। नॉन सेप्टेट हाइफी का दूसरा नाम क्या है? को इनोसाइटिक हाइफी है। हाईफाई नहीं पढ़ना है, इसको हाइफी पढ़ना है। ये राइट साइड पे बनी हुई बेटा, को इनोसाइटिक हाइफी यानी नॉन सेप्टेट। देखें, इसमें कोई पोर्स नहीं है और ये खाली है। फिर आ जाएगी बेटा सेप्टेट। सेप्टेट कहते हैं जिसमें सेपरेट से लफज है, जैसे सेपरेट कहते हैं अलग अलग, जैसे गन्ने की पूरियाँ बनी होती हैं, वो क्या होती है? सेप्टेट हाइफी होती है बेटा। तो इसमें ये देखें सेल हैं, और सेल के अंदर जो ये छोटे छोटे दाने हैं, ये न्यूक्लियाई हैं, और ये इसकी सेल वाल्स हैं, और ये पोर सेप्टम है। यहाँ पर जो पोरियाँ सी बनी हुई हैं गन्ने की तरह की, तो ये माइक्रोस्कोपिक होती हैं बेटा, नज़र नहीं आती। इस तरह की ये सेप्टेट और नॉन सेप्टेट, ये माइक्रोस्कोप से नज़र आती हैं। सेप्टेट हाइफी क्या है बेटा? द हाइफी ऑफ अदर फंजाई हैव क्रॉस वाल्स। जो दूसरी फंजाई है उसके अंदर क्रॉस वाल्स होती हैं, यानी दरमियान में क्रॉस वाल्स होती हैं, दीवारें होती हैं, कॉल्ड सेप्टा, उनको सेप्टा कहते हैं। विद इधर अ सिंगल पोर और मल्टीपल पोर्स, जिसमें एक पोर भी हो सकता है या मल्टीपल ज़्यादा पोर भी हो सकते हैं। दैट परमिट साइटोप्लाज्म, जो कि साइटोप्लाज्म को इजाज़त देती है स्ट्रीमिंग, अंदर घूमने की। तो यहाँ बेटा बात करेंगे साइटोप्लाज्म क्या होता है। जो बच्चे नए होते हैं या जिन्होंने बायो नहीं पढ़ी, उनके लिए मैं बता देता हूँ बेटा। अगर एक अंडे को हम सेल समझें, तो सेल की जो सफ़ेदी है, अंडे की सफ़ेदी है, वो साइटोप्लाज्म कहलाती है, और जो जर्दी है वो न्यूक्लियस कहलाता है। तो ये जो सेल हैं, इनके दरमियान में जो हाइफी बने हुए हैं, सेप्टेट हैं, इनके अंदर से साइटोप्लाज्म एक सेल से दूसरे सेल में जा सकता है। तो इसलिए इसको कहते हैं कि परमिट साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग, तो साइटोप्लाज्म को बहने की इजाज़त देती है ये। दीज हाइफी आर टर्म्ड सेप्टेट, और इन हाइफी को हम सेप्टेट कहते हैं, यानी अलग अलग।
हाइफी आर कंपोज ऑफ एन आउटर सेल वाल। ये हाइफी जो है सेप्टेट हाइफी, इसके बाहर ये मुश्तमिल होती है आउटर सेल वाल, इसके बाहर एक सेल वाल होती है, एंड एन इनर ल्यूमन, और दरमियान का जो मादा है वो क्या कहलाएगा, इनर ल्यूमन कहलाएगा, विच कंटेन अ साइटोसोल एंड ऑर्गेनेलीज, जिसके अंदर साइटोसोल होता है और ऑर्गेनेलीज होते हैं। सफ़ेदी के अंदर जो पानी पानी है बेटा वो क्या कहलाता है, साइटोसोल, और इसके अंदर जो अज़ा होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडीज़, गाल्जी कम्प्लेक्स, ये मुख्तलिफ़ किस्म के सेल के हिस्से होते हैं। जिसने बायो पढ़ी है बेटा उसको पता होगा वो क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनेलीज। तो यानी साइटोसोल और ऑर्गेनेलीज यानी मिलाकर ये टोटल क्या बनती है, साइटोप्लाज्म यानी सफ़ेदी बनती है। ठीक है, साइटोसोल सिर्फ पानी को कहेंगे और ऑर्गेनेलीज जो उसके अंदर अज़ा होंगे, और इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये साइटोप्लाज्म बन जाता है। फिर आ जाएगा बेटा डाईमॉर्फिक हाइफी इन एनिमल्स। डाईमॉर्फिक, मॉर्फ कहते हैं बेटा शक्लों को, तो ये हाइफी जो है एनिमल्स में डाईमॉर्फिक होती है। डाईमॉर्फिक का मतलब दोहरी शक्ल वाली, डाई का मतलब डबल, एक शक्ल से दूसरी में तब्दील हो जाना। मैनी फंजाई, बहुत सारी फंजाई, स्पेशली दोज, ख़ासकर वो, दैट काज डिजीज़ इन ह्यूमन, जो इंसानों में बीमारियां पैदा करती हैं, एंड एनिमल्स, और जानवरों में बीमारियां पैदा करती हैं, आर डाईमॉर्फिक, ये दो शक्लों वाली होती हैं, दोहरी शक्ल की होती हैं। दैट इज़ जो कि दे हैव टू फॉर्म्स, क्योंकि इनकी दो शक्लें होती हैं बेटा। फॉर्म का मतलब भी शक्ल, और मॉर्फिक का मतलब भी, मॉर्फोलॉजी का मतलब भी शक्ल। बेटा ये अल्फाज हैं, देखें इनको तो गौर करना है। आम अल्फाज में हम इंग्लिश में दो को टू कहते हैं, और बायोलॉजी की ज़बान में या साइंस की ज़बान में डाई कहते हैं। ठीक है, और आम अल्फाज में उर्दू में तो हम शक्ल कहेंगे, इंग्लिश में फॉर्म कहेंगे, और मेडिकल की ज़बान में मॉर्फोलॉजी कहेंगे। तो डाईमॉर्फिक का मतलब दो शक्लों वाली। ठीक हो गया बेटा, तो यह अल्फाज आपने याद करने और करना है। तो बहुत सारी फंजाई ख़ास तौर पर जो इंसानों में और जानवरों में बीमारियां पैदा करती हैं वो दो शक्लों वाली होती हैं। तो ये बेटा ये कहना चाह रहा था यहाँ पे, तो मैं चाहता हूँ कि एक एक लफ्ज़ की आपको समझ आए। डाईमॉर्फिक फंजाई कैन चेंज फ्राम वन द यीस्ट फॉर्म इन द एनिमल टू द मोल्ड और माइसीलियल फॉर्म इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। बहुत प्यारी बात की है। जो डाईमॉर्फिक फंजाई है कैन चेंज, ये अपने आप को तब्दील कर सकती है, फ्राम वन, एक शक्ल से, जो शक्ल कौन सी होगी, यीस्ट होगी। यीस्ट को हम वाई से तशबीह देंगे बेटा, पहला लफ्ज़ यानी पहली शक्ल होगी यीस्ट होगी, एनिमल्स के अंदर होगी, इन द एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर अगर ये होगी तो ये यीस्ट फार्म होगी, एंड द मोल्ड, और फफूंदी बन जाएगी यानी माइसीलियल बन जाएगी। मोल्ड या माइसीलियल एम से है बेटा, तो इसलिए हम इसको एम करेंगे। इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, बैरूनी माहौल में, यानी कि जब अंदर होगी तो यीस्ट होगी, जैसे ही बाहर निकलेगी तो क्या बन जाएगी, माइसीलियल या मोल्ड बन जाएगी। इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन वेरियस इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, किसकी वजह से बनेगी ये शक्ल चेंज करेगी, मुख्तलिफ़ किस्म के जो माहौलियाती फैक्टर्स होंगे, असरात होंगे, उनकी वजह से ये अपनी शक्ल तब्दील कर लेगी, इसलिए इसको डाईमॉर्फिक कहते हैं। और वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो कौन से सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स, खुराक हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड टेंशन, कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार हो सकती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ के आए बेटा, ऑक्सीजन हासिल करना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन निकालना रिडक्शन कहलाता है। इनके जो पोटेंशियल्स होंगी, इसकी मिकदार होंगी कि ऑक्सीडेशन कितनी हो रही है, रिडक्शन कितनी हो रही है, इसकी वजह से, एंड टेम्परेचर, और टेम्परेचर की वजह से। तो ये सारे क्या हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन सारे फैक्टर्स की वजह से ये अंदर तो यीस्ट थी, बाहर निकलते ही माइसीलियल फॉर्म अख्तियार कर ली इसने, तो इसको हम क्या कहेंगे, डाईमॉर्फिक हाइफी इन एनिमल्स। दिस शिफ्ट इज़ कॉल्ड वाई एम शिफ्ट, इसको हम क्या कहेंगे, वाई एम शिफ्ट कहेंगे। तो आम अल्फाज है बेटा, वाई से यीस्ट थी तो तब्दील किस में होगी, एम यानी माइसीलियम में शिफ्ट हो गई। तो यीस्ट फॉर्म थी अंदर, बाहर निकलते ही माइसीलियल फॉर्म में आ गई। तो ये नीचे लिख दिया यीस्ट फॉर्म में एनिमल्स के अंदर, और जैसे इन्वायरमेंट में आई तो क्या बन गई, माइसीलियल फॉर्म बन गई। ये बहुत आसान था बेटा। फिर आ जाएगा डाईमॉर्फिक हाइफी इन द प्लांट्स। पौधों में भी डाईमॉर्फिक होती है। पौधों में भी क्या होगी बेटा, ये इसका उलट होगी। पौधों के अंदर जब होगी तो माइसीलियल फॉर्म होगी, और जैसे ही बाहर निकलेगी तो क्या हो जाएगी, यीस्ट फॉर्म में आ जाएगी। ये उसका उलट है। तो वो एनिमल्स में था, यहाँ ये प्लांट्स में है। इन प्लांट एसोसिएट्स, जो पौधों से जुड़ी हुई फंजाई है, द अपोजिट टाइप डाईमॉर्फिज्म एग्जिस्ट। इसके अंदर
अपोजिट किस्म की डाइमॉर्फिज्म होती है। अपोजिट कहते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, यानी पौधों जानवरों से मुख्तलिफ। द माइसीलियल फॉर्म अक्कर्स इन द प्लांट, माइसीलियम जो शक्ल होगी वो पौधों में होगी। एंड द यीस्ट फार्म इन द एक्सटर्नल, और जैसे ही बैरूनी माहौल में आएगी वो कौन सी फार्म इख्तियार कर लेगी? यीस्ट फार्म। ठीक हो गया बेटा। इन द इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, बैरूनी माहौल में। तो ये तीर का निशान बना हुआ है बेटा, देखें माइसीलियल फॉर्म थी प्लांट में, और बाहर जैसे ही बाहर आई तो इन्वायरमेंट में, माहौल में आते ही क्या बन गई? यीस्ट बन गई। फिर आ जाएगी बेटा इसकी सेल वाल। सेल वाल कैसी होती है? द सेल वाल ऑफ फंजाई इज़ कम्पोज ऑफ काइटन। जो फिंजाई की सेल वाल किसकी बनी होती है? काइटन की बनी होती है। काइटन इज़ मोर रेजिस्टेंस टू सेलुलोज। काइटन जो है वो ज़्यादा मुज़ाहमत करता है सेलुलोज की निस्बत। पौधों की सेल वाल जो है वो सेलुलोज की बनी होती है, इसलिए काइटन का मुवाजना सेलुलोज से कर रहे हैं। एंड लिग्नन, और लिग्नन से ये ज़्यादा मुज़ाहमत होती है। विच मेक अ प्लांट सेल वाल, जो कि पौधे की सेल वाल बनाते हैं। कौन? सेलुलोज और लिग्नन। ये भी मरूजी बन सकती है बेटा। पौधे की सेल वाल कौन बनाता है? सेलुलोज और लिग्नन। और फंजाई की सेल वाल कौन बनाता है? काइटन बनाता है। ठीक है। फिर आ जाएगा बेटा न्यूट्रिशन, खुराक कैसे हासिल करती है फंजाई। तो न्यूट्रिशन कहते हैं बेटा खुराक को। सॉरी, हमें थोड़ा स्टॉप करना पड़ा था। सेप्रोट्रॉफ्स, सेप्रोट्रॉफ्स कहते हैं बेटा जो ऑर्गेनिक मैटर है, जैसे दरख्तों के पत्ते हो गए, गोबर हो गया, उनको गलाना, सड़ाना और उसको जज़ब करना और उससे अपनी एनर्जी हासिल करना, यानी खुराक के तौर पर उनको लेना, तो वो क्या कहलाते हैं? सेप्रोट्रोफ। तो पढ़ते हैं दे गेट एनर्जी, ये अपनी ताकत हासिल करते हैं बाय डिकम्पोजिशन, गला सड़ाकर, ऑफ डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, मुर्दा ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, और वो कौन से होते हैं? दरख्तों के पत्ते वगैरह लगा लो, और गोबर शोबर, गली सड़ी खादें जो होती हैं, तो उनको ये डिकम्पोज करते हैं, गलाते सड़ाते हैं और उनसे एनर्जी हासिल करते हैं। ये इनकी न्यूट्रिशन है, यानी खुराक है। लाइक मैनी बैक्टीरिया, जैसे बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। फंजाई रिलीज़ हाइड्रोलाइटिक इंजाइम्स, ये भी ऐसे इंजाइम खारिज करते हैं। रिलीज़ का मतलब खारिज करना। हाइड्रोलाइटिक, हाइड्रो मीन वाटर, लाइटिक मीन टूटना, तो पानी की मौजूदगी में टूटना। तो ऐसे इंजाइम खारिज करते हैं जो पानी की मौजूदगी में किसी चीज़ को तोड़ते हैं। दैट डाइजेस्ट एक्सटर्नल सबस्ट्रेट्स, जो बैरूनी जो सबस्ट्रेट हैं उसको ये हज़म कर लेते हैं। दे देन एब्जॉर्ब द सॉल्युबल प्रोडक्ट्स, और जो ये हल हुई प्रोडक्ट्स है ये उसको जज़ब करते हैं। दे आर कीमो ऑर्गेनो हेट्रोट्राफ्स, तो इनको हम क्या कहेंगे? कीमो ऑर्गेनो हेट्रोट्राफ्स। तो बेटा ये अल्फाज पे गौर करना है बेटा। कीमो कहते हैं केमिकल से, ठीक है। ऑर्गेनो कहते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, और हेट्रो कहते हैं, हेट्रोट्राफ्स कहते हैं ऐसे जानदार जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। ये दो किस्में होती हैं बेटा जानदारों की, एक होते हैं ऑटोट्राफ और एक होते हैं हेट्रोट्राफ। जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑटोट्राफ। और जो खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते तो वो क्या कहलाते हैं? हेट्रोट्राफ। यानी कि इन्होंने अपनी खुराक खुद तो तैयार नहीं की, पहले से जो ऑर्गेनिक मैटर मौजूद था उसको एक एंजाइम खारिज किया, जिसकी वजह से वो टूट गया, गल सड़ गया और वो हल हो गया, और उसको इन्होंने जज़ब कर लिया और अपनी एनर्जी हासिल कर ली। तो इसलिए इनका नाम क्या रख दिया? कीमो ऑर्गेनो हेट्रोट्राफ रख दिया। एंड यूज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इस्तेमाल करते हैं एज ए सोर्स ऑफ कार्बन, कार्बन के सोर्स के लिए, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के सोर्स के लिए, एंड एनर्जी, और एनर्जी के लिए। तो मैंने बताया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होता ही कार्बन है, तो कार्बन, इलेक्ट्रॉन और एनर्जी हासिल करने के लिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये था बेटा सेप्रोट्रॉफ्स, दारों से रहने की जगह और ख़ुराक हासिल करते हैं और बदले में उनको नुकसान पहुंचाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? पैरासाइट। दे में भी इधर ओब्लाइगेट पैरासाइट और फैकल्टेटिव पैरासाइट। इनको आम तौर पर हम मौका परस्त पैरासाइट या फैसिलिटी, जैसे इनको फैसिलिटी मिलेगी ऐसे पैरासाइट कहते हैं। यानी कि जैसे ही होंगे ये, इनको मौका मिलेगा, ये अपना काम दिखा देंगे तो ये अपनी खुराक हासिल कर लें। दे कैन ग्रो ओनली ऑन द होस्ट सेल, ये सिर्फ़ और सिर्फ मेज़बान के सेल में उगते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? ओब्लाइगेट पैरासाइट। थ्रू स्पेशल हाइफल टिप्स कार्ड हिस्टोरिया, और इनके कुछ हाइफी के टिप्स होते हैं, किनारे होते हैं, कोने होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? हिस्टोरिया कहते हैं। तो ये उसके ज़रिए होस्ट सेल से खुराक हासिल करते हैं और वहीं पर ये अपनी नस्ल बढ़ा सकते हैं। तो इनको हम क्या कहेंगे? ओब्लाइगेट पैरासाइट, ठीक है। फिर आ जाएंगे बेटा फैकल्टेटिव।
बिसाइड्स लिविंग ऑन देयर होस्ट, अपने होस्ट के अंदर रहने के साथ साथ, बिसाइड का मतलब क्या होता है, साथ साथ, दे कैन आल्सो सर्वाइव ऑन द ग्रोथ मीडिया, ये किसी और मीडिया में भी अपनी नशोनुमा बढ़ा सकते हैं और ज़िंदा रह सकते हैं। सर्वाइव का मतलब क्या होता है, ज़िंदा रहना। इनको सिम्बियोट्स कहते हैं, यानी इनको फैकल्टेटिव कहते हैं, यानी कि फैसिलिटी जहाँ मिलेगी वहीं पर ज़िंदा रहना, अपनी नस्ल बढ़ाना शुरू कर देंगे। ऑब्लाइगेट जो होंगे सिर्फ़ और सिर्फ होस्ट सेल में रहेंगे, लेकिन फैकल्टेटिव में जहाँ फैसिलिटी मिलेगी वहीं पर ज़िंदा रह सकेंगे। होस्ट में मिले होस्ट में, बाहर मिले बाहर, तो इनको सिम्बियोट्स कहते हैं। जैसे कि लाइकन्स हैं बेटा, लाइकन्स भी फैकल्टेटिव हैं। इट इज़ अ सिम्बियोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड एल्गा, एल्जी और फंगस के दरमियान में जो ताल्लुक है, एसोसिएशन कहते हैं ताल्लुक होना, तो ये सिम्बायोटिक ताल्लुक है इसका, लाइकन्स का। फिर आ जाएगा माइकोराइजा बेटा, इट इज़ अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड द रूट्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स, जो लंबे हैं तना रखने वाले प्लांट्स हैं, उनकी जड़ें रूट्स हैं, उनका दरमियान में और फंगस के दरमियान में जो ताल्लुक है, एसोसिएशन है, उसको हम क्या कहेंगे, माइकोराइजा। तो ये मारूजी बन सकती है बेटा। लाइकन क्या है आपने बताना है, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, ये ताल्लुक है एल्गी का और फंजाई का। फिर कोई पूछ ले माइकोराइजा क्या है, तो आपने बताना है वेस्कुलर प्लांट्स की जड़ों का और फंजाई का जो ताल्लुक है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, उसको माइकोराइजा कहते हैं। तो ये बेटा आप बता सकते हो। फिर आ जाएगी रेस्पिरेशन, ये बार बार बता रहा है, 5-5 नंबर का, 4-4 नंबर का पूछ सकता है, शॉर्ट पूछ सकता है कि फंजाई जो है वो खुराक कैसे हासिल करती है, फंजाई सांस कैसे लेती है, रेस्पिरेशन क्या होता है, सांस लेना, तो ये पूछ सकता है। तो आपने बेटा ये इसको अच्छे से याद कर लेना और लिख देना है। तो रेस्पिरेशन क्या है, सांस लेने का अमल। फंजाई यूजुअली आर एरोबिक, फंजाई आमतौर पर एरोबिक होती है, यानी ऑक्सीजन की मौजूदगी में सांस लेती है। सम यीस्ट हाउएवर आर फैकल्टेटिव एनारोबिक, फैकल्टेटिवली एनारोबिक, कहता कुछ यीस्ट ऐसी होती हैं, यीस्ट के बारे में हम पिछले लेक्चर में तफसील से पढ़ाए हैं, वो फैकल्टेटिव एनारोबिक होती है, यानी ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में भी सांस ले सकती है। एंड कैन ऑब्टेन एनर्जी फ्राम बाई फर्मेंटेशन, और अपनी जो ताकत है वो खमीर के ज़रिए हासिल कर सकती है। सच एज इन द प्रोडक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल फ्राम ग्लूकोज, जैसा कि ग्लूकोज से क्या बना देती है वो, इथाइल अल्कोहल यानी शराब बना देती है। ये जो पिछला लेक्चर जिसने नहीं सुना बेटा वो सुन सकता है, उसमें हमने ये तफसील से बहस की है कि ग्लूकोज जो होती है, मिठास जो होती है, उससे शराब कैसे बनती है, और वो कौन बनाता है, यीस्ट बनाता है, और वो कैसे सांस लेती है, एनएरोबिकली, यानी ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में लेती है। ठीक है। ओब्लाइगेटरी एनारोबिक फंजाई आर फाउंड इन द रूमन ऑफ कैटल, तो जो एनारोबिक फंजाई है ये ओब्लाइगेटरी है, ये यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ होस्ट सेल में ही ज़िंदा रह सकती है। ओब्लाइगेटरी उसको कहते हैं जो होस्ट सेल में ज़िंदा रह सके। और ये जो कैटल हैं, मवेशी हैं, उनका जो मैदे का ऊपर वाला हिस्सा है ना, उसको रूमन कहते हैं, उसमें पाई जाती है। ये कोई पूछ लेता है ओब्लाइगेटरी एनारोबिक फंजाई कहाँ पाई जाती है, तो आपने बताना है रूमन ऑफ कैटल, यानी मवेशियों के मैदे के ऊपर वाले हिस्से में पाई जाती है ये। ठीक हो गया। तो इसका हम तर्जमा कर लेते हैं बेटा। फंजाई आमतौर पर ऑक्सीजन की मौजूदगी में सांस लेती है, लेकिन कुछ फंजाई ऐसी हैं, यानी यीस्ट ऐसी हैं, जो मौके की मुनासबत से ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में यानी एनारोबिकली भी सांस ले सकती हैं, और ये अपनी एनर्जी फर्मेंटेशन के ज़रिए हासिल करती हैं, जैसा कि ये ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल बनाती हैं। और कुछ ओब्लाइगेटरी एनारोबिक फंजाई हैं जो मवेशियों के ऊपर वाले मैदे यानी रूमन में पाई जाती हैं। फिर आ जाएगा बेटा रेप्रोडक्शन। फंजाई अपनी नस्ल कैसे बढ़ाती हैं, रेप्रोडक्शन कहते हैं अमल तौलीद, बच्चे पैदा करने का निज़ाम तौलीद। तो रेप्रोड्यूस कैसे होते हैं, यीस्ट होती है बडिंग से बेटा। बड मैं बताया हूँ पिछले लेक्चर में, एक किसी भी चीज़ के साथ छोटा सा उभार बन जाना क्या होता है, बड, और जब वो उभार बड़ा हो जाएगा तो ख़ुद को अपने आप मेन पौधे से अलग कर लेगा, तो वो क्या हो जाता है, अपनी नस्ल बढ़ा लेगा, बडिंग। इसी तरीके से आलू बढ़ते हैं बेटा, हम आलू ज़मीन में थोड़े से लगाते हैं, लेकिन जब हम उनकी खुदाई करते हैं तो हज़ारों की तादाद में आलू निकलते हैं, वो क्या कहलाती है, बडिंग। तो ये यीस्ट भी किस तरीके से अपनी नस्ल बढ़ाती है, बडिंग के ज़रिए। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मोल्ड, और मोल्ड में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। मैं बार बार बता रहा हूँ बेटा, रिप्रोडक्शन दो ही किस्म की होती है, एक सेक्सुअल और एक ए सेक्सुअल। जिसमें सेक्स होगा यानी मेल और फीमेल का मिलाप होगा वो सेक्सुअल कहलाएगी, और जिसमें मेल और फीमेल का मिलाप ना हो वो ए सेक्सुअल कहलाएगी। तो ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ख़ुद ब खुद अपनी नस्ल बढ़ाती है, मेल फीमेल की ज़रूरत नहीं होती। और ए सेक्सुअली क्या है तरीक़ाकार, स्पोर बनाना,
कोनिडा बनाना और फ्रेगमेंटेशन करना। फ्रेगमेंटेशन स्पोर्स कहते हैं, एक किस्म के बीज होते हैं बेटा। कोनिडा भी बीज होते हैं और फ्रेगमेंटेशन कहते हैं टुकड़े बन जाना, 1 से 2 टुकड़े, 2 से 4, 4 से 8, और हर टुकड़ा अपना एक अलग अलग जानदार बना लेगा। और फिर ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस होती है, ये सेक्सुअली भी होती है और सेक्सुअली भी होती है। तो इसकी रिप्रोडक्शन कैसे होगी? यीस्ट में बडिंग के ज़रिए, एसेक्सुअल जो है मोल्ड में स्पोर्स, कोनिडा और फ्रेगमेंटेशन के ज़रिए, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए भी होती है ये। तो ये था हमारा बेटा सारा का सारा फिंजाई हमने कंप्लीट पढ़ लिया है, और इसके अंदर हमने यीस्ट पढ़ा पिछले लेक्चर में, और आज हमने मोल्ड पढ़ा। ये देखें बेटा, ये लफ्ज़ कोनिडिया है, पीछे उन्होंने कोनिडा लिखा हुआ था, ये लफ्ज़ क्या है? कोनिडिया है, डी के बाद भी आई है, तो ये याद रख लेना आपने। ये देखें नीचे बना हुआ है बेटा, ये इस तरीके से अपनी नस्ल बढ़ाती है, ये नज़र नहीं आती, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, अपने स्पोर बनाते हैं और कोनिडिया बनाते हैं। तो ये सारा का सारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका का। फ्लोरा कहते हैं बेटा जानदारों को, खुर्दबीनी जानदारों की वो किस्म ऑफ एयर, हवा की, इज़ ट्रांजिएंट एंड वेरिएबल। ट्रांजिएंट कहते हैं बेटा जो फ़ौरन से गुज़र जाए, सरसरी हो। तो माइक्रोबियल फ्लोरा जो हवा में है वो सरसरी होते हैं और मुख्तलिफ होते हैं, यानी कि किसी हवा में ज़्यादा हो सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म, किसी हवा में कम हो सकते हैं। हवा में आते तो हैं, जैसे सांस हम ले रहे हैं, हवा में ले रहे हैं ना, तो हमारे सांस के जो जरासीम है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, वो हवा में दाखिल तो होंगे लेकिन फ़ौरन ही गुज़र जाएंगे या नीचे गिर जाएंगे या एक जगह से दूसरी जगह पे मुंतकिल हो जाएंगे। एयर इज़ नॉट द मीडियम इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज़म कैन ग्रो। हवा वो मीडियम नहीं है जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज़म अपनी तादाद को, नस्ल को बढ़ा सकें, बट अ कैरियर ऑफ पार्टिकुलर मैटर। लेकिन कुछ ऐसी अशिया हैं, कैरियर हैं, जो कुछ मैटर है, डस्ट हवा है, एंड ड्रॉपलेट्स, और कुछ पानी के कतरे हैं, विच में भी लेडन विद माइक्रोब्स, जो माइक्रोब्स के लदे हुए हो सकते हैं। ये बेटा बड़ी प्यारी बात की है, जो हम सांस लेते हैं ना, उससे कुछ हवा के ज़रात निकलते हैं और कुछ नमी के जो नज़र नहीं आते, बारीक बारीक पानी के थूक के ज़रात भी निकलते हैं, जो अक्सर औकात आपको धुएं की सूरत में सर्दियों में नज़र आते हैं। वो क्या होती है? नमी होती है। तो वो जरासीम, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने छोटे होते हैं कि उन पर सवार होकर एक जगह से दूसरी जगह सफ़र कर सकते हैं। तो वही बात बता रखी है, कुछ मैटर, कुछ डस्ट यानी रेत के ज़रात, या कुछ ड्रॉपलेट्स पानी के ज़रात, वो लदे हुए हो सकते हैं किससे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ट्रांसमिशन ऑफ एयरबॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हवा में मौजूद जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी ट्रांसमिशन कैसे होती है बेटा? ये देखिए नीचे चार्ट बनाया गया है, कहता है ऑर्गेनिजम्स आर स्प्रेड बाय कफिंग। ये ऑर्गेनिज्म स्प्रे की सूरत में बाहर निकलते हैं जब हम खांसते हैं, एंड स्नीजिंग, और चीखते हैं, फ्राम द ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इंसानों के सांस के रास्ते से स्प्रे होते हैं ये। एंड डस्ट पार्टिकल्स आर सर्कुलेटेड बाय एयर, और जो हवा के अंदर रेत के ज़रात घूम रहे होते हैं, करंट फ्रॉम द अर्थ सरफेसेस, जो ज़मीन से ऐसे ज़रात भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेके आते हैं। तो क्या हुआ? कुछ तो स्प्रे हुए हमारी खांसी से और छींक से, और कुछ मिट्टी से, मिट्टी के ज़रात पर सवार हो गए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ये हवा में मौजूद हो सकते हैं। एयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बी कैरीड ऑन द डस्ट पार्टिकल्स, तो ये हवा में मौजूद जो ऑर्गेनिज्म है ये मिट्टी के ज़रात पर सवार हो सकते हैं, इन लार्ज ड्रॉपलेट्स, और जो बड़े बड़े पानी के ज़रात हों, थूक के ज़रात हों, उनके ऊपर भी सवार हो सकते हैं ये। दैट रिमेन सस्पेंडेड ओनली ब्रीफली, जो कि लटके रह सकते हैं हवा के अंदर। सस्पेंडेड का मतलब क्या है? रह सकते हैं काफ़ी देर तक। बेटा कहीं पे भी आपको मिट्टी नज़र नहीं आ रही, लेकिन मिट्टी होती ज़रूर है। कोई घर बंद पड़ा हो जिसको आप 8 या 10 दिन सफाई ना करें, तो उसके बर्तनों पे, उसके बेड पे, उसके अगर अंदर टेबल पड़ी है शीशे की, तो उस पर मिट्टी देखी जा सकती है। वो मिट्टी के डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं, और उनके ऊपर वो इतने छोटे होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म कि वो जैसे जहाज़ पे हम लोग सवार होते हैं, तो उन डस्ट पार्टिकल्स के ऊपर भी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सवार हो सकते हैं। एंड इन ड्रॉपलेट्स न्यूक्लियाई, और जो ड्रॉपलेट्स हैं उनके न्यूक्लियाई यानी उनके दरमियान में मौजूद हो सकते हैं। विच रिज़ल्ट व्हेन स्मॉल लिक्विड ड्रॉपलेट्स इवेपोरेट, जब छोटे छोटे ये ड्रॉपलेट्स हैं, पानी के कतरे हैं जो हमारे सांस में मौजूद होते हैं,
जैसे ये बुखारात बनकर उड़ते हैं तो ये इनके ऊपर सवार हो सकते हैं। फिर आ जाएगा ऑर्गेनिजम्स इंट्रोड्यूस इनटू द एयर मे बी ट्रांसपोर्टेड अ फ्यू फीट। जो हवा के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो चंद फीट तक ट्रैवल कर सकते हैं। इसलिए कोरोना के अंदर कहा था कि कम से कम एक दूसरे से 6 फुट का फासला रखें, ठीक है। तो वो चंद फीट तक तो जा सकते हैं, और मैनी माइल्स या कई मीलों तक भी जा सकते हैं। जिधर जिधर वो ड्रॉपलेट्स उड़ते जाएंगे, नमी है हवा में, जैसे जैसे उड़ती जाएगी। तो बेटा सॉरी हमें थोड़ा स्टॉप करना पड़ा था ये। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म चंद फीट तक जा सकते हैं या कई मीलों तक जा सकते हैं। सम डाई इन द मैटर ऑफ सेकंड्स, और कुछ ऐसे हैं जो सेकंडों में ही मर जाते हैं। अदर सर्वाइव, और कुछ ऐसे हैं जो ज़िंदा रहते हैं। फॉर वीक्स और मंथ्स, हफ्तों तक भी ज़िंदा रह सकते हैं और महीनों तक भी ज़िंदा रह सकते हैं। तो बेटा ये सारा बताने का मकसद ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हवा में मौजूद रह सकते हैं, मर भी सकते हैं, ज़िंदा भी रह सकते हैं, चंद फीट के फासले पर भी जा। अच्छा, फेट ऑफ एयर बोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फेट कहते हैं किस्मत। किस्मत में क्या लिखा है जो हवा में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो कहते हैं द अल्टीमेट फेट ऑफ एयरबोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज गवर्नड बाय द कम्प्लेक्स सेट ऑफ सिरकमस्टांसेस इंक्लूडिंग द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। कहता है इनकी जो किस्मत है एयरबोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, उसका फैसला मौसमी हालात पर होता है, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस पर होता है कि ये इन्होंने जल्दी मरना है या लंबे अरसे तक ज़िंदा रहना है, थोड़े फासले तक जाकर रुक जाना है या दूर तक सफ़र करना है। ये सारे क्या हैं, मौसमी हालात पर डिपेंड करते हैं। वो कौन से हैं? ह्यूमिडिटी, नमी। सर्दियों में नमी ज़्यादा होती है बेटा, एयर ड्रॉपलेट्स ज़्यादा होते हैं हवा के अंदर। सनलाइट, सूरज की रोशनी, सूरज की रोशनी से कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। टेम्परेचर ज़्यादा हो तो भी मर जाते हैं। कुछ टेम्परेचर फेवरेबल भी होता है इनके लिए, कारामद भी होता है। और साइज़ ऑफ द पार्टिकल्स बेरिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और वो साइज़, वो पार्टिकल का वो साइज़ भी बहुत अहम किरदार अदा करता है जिसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म सवार होते हैं। तो उसका साइज़ कितना है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की किस्मत का फैसला करती हैं कि इसने जल्दी मरना है या देर से मरना है, लंबे अरसे आना है। और फिर अगली चीज़ क्या है, नेचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की नेचर कैसी है, वे जल्दी मरने वाले हैं या देर तक ज़िंदा रहने वाले हैं। मिसाल क्या है, द डिग्री ऑफ ससेप्टिबिलिटी आर रेजिस्टेंस ऑफ पार्टिकुलर स्पीशीज़ टू द न्यू फिजिकल इन्वायरमेंट। कि ये नेचर क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, कि ये वो डिग्री है कायम रहने की, ज़िंदा रहने की, किसकी, किसी भी पार्टिकल की, स्पीशीज़ की जो नई इन्वायरमेंट में ज़िंदा रह सकता है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो नई इन्वायरमेंट में ज़िंदा नहीं रह सकते, कुछ ऐसे हैं जो रह सकते हैं। जैसे टीबी के, ट्यूबरकुलोसिस के, वो लंबे अरसे तक ज़िंदा रहते हैं। जिस बंदे को टीबी है इसलिए उसको कहते हैं कि अपने बर्तन अलहदा कर ले और मुंह पे मास्क लगा के रखे, और खांसे और छींके थूक वगैरह से तो अपने बच्चों को, घर वालों को दूर रखे, क्योंकि जो टीबी के जरासीम हैं वो लंबे अरसे तक ज़िंदा रह सकते हैं। फिर आ जाएगी द माइक्रोबियल कंटेंट ऑफ एयर। जो हवा के अंदर माइक्रोबियल हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उनका कंटेंट कितनी तादाद हो सकती है। आल्दो अगरचा नो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर इंडिजिनस टू एयर, अगरचा कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इतनी एक ख़ास मकदार में हवा में मौजूद नहीं होता। द एयर इन आवर इमीडिएट इन्वायरमेंट एज वेल एज द सेवरल माइल्स अबव द अर्थ सरफेसेस over land as well as over the water contains various species of microorganism in large or small numbers। बहुत प्यारी बात की है, वो ये कहना चाहता है कि जो हमारी इन्वायरमेंट है, इमीडिएट इन्वायरमेंट, इमीडिएट कहते हैं जहाँ हम बैठे हैं हमारे बिल्कुल साथ साथ करीब की इन्वायरमेंट है, उसको क्या कहेंगे, इमीडिएट इन्वायरमेंट। और इसके साथ कई मीलों तक, दूर दूर तक, ज़मीन के ऊपर भी और पानी के ऊपर भी मुख्तलिफ़ किस्म की जो स्पीशीज़ हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, वो थोड़ी मकदार में या ज़्यादा मकदार में मौजूद हो सकती हैं। इंडोर एयर आ गई बेटा, कमरों के अंदर की हवा। द डिग्री ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेशन ऑफ इंडोर इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाई फैक्टर्स सच एज, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आलूदगी है अंदर की हवा में, वो मुतासर होती है किससे, वेंटिलेशन रेट्स, कि हवा के आने जाने का, कमरे में हवा के गुज़र का रास्ता कैसा है, वेंटिलेशन अच्छी होगी, माइक्रोब्स कम होंगे। क्राउडिंग, कितने लोग रहते हैं। दूसरे मुल्कों में ऐसा होता है कि वहाँ पे किराए ज़्यादा हैं, कनाडा वगैरह,
वहाँ पे एक एक कमरे में ज़्यादा लोग रह रहे होते हैं, खुदा ना खास्ता उसमें कोई गंदे लोग रह रहे हैं या गंदे इन्वायरमेंट में काम करते हैं, उनके कपड़ों के साथ जो जरासीम लग के आए हैं, तो उस कमरे के एटमॉस्फेयर में ज़्यादा जरासीम पाए जाएंगे। तो क्राउडिंग भी एक अहम किरदार अदा करती है। नेचर एंड डिग्री ऑफ एक्टिविटी ऑफ द इंडिविजुअल्स, और जो उसके अंदर रह रहे हैं लोग, उनकी काम करने की डिग्री क्या है। कुछ लोग ऐसे होते हैं बेचारे, वो कूड़ा शूड़ा चुनने का काम करते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जो जरासीम से आलूदगी का बायस बनता है, और वो नहाते नहीं हैं और ऐसे ही आके लेट गए उस कमरे के अंदर, तो वहाँ पे जरासीम ज़्यादा हो सकते हैं। या ऐसा है कि उन्होंने कपड़े उतारे और वहीं पे टांग दिए और उसके साथ उन कपड़ों के साथ जरासीम लगे हुए थे, तो वह हवा के साथ या उनके सांस के साथ, उनके सांस के रास्ते से इंटर हो सकते हैं। तो उनकी डिग्री क्या है, इंडिविजुअल्स की काम करने की, एक्टिविटी करने की, ये भी देखना आपने। अब ऑक्युपाइंग क्वार्टर्स, और जिन क्वार्टर्स में वो रहते हैं इंडिविजुअल्स, तो उसकी नेचर देखनी है कि कैसा क्वार्टर है। हो सकता है वो क्वार्टर ही गंदा हो, ठीक है, गंदगी हो उसके अंदर, और उनके काम की भी नेचर को देखना। इंडोर एयर जो है वो मुतासर हो सकती है इन सारी चीज़ों से। तो ये कोई पूछ ले इंडोर एयर किस चीज़ से मुतासर होती है, तो आपने इन चारों चीज़ें लिख देनी है। फिर आ जाएगा सोर्सेज ऑफ ट्रांसमिशन के जो सोर्सेज हैं, एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसमिट होते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो कहते हैं द एयरबोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कैरीड ऑन द डस्ट पार्टिकल्स। ये पहले ही बात हो चुकी है कि हवा में मौजूद जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किस पर सवार होकर जाते हैं, डस्ट पार्टिकल्स पे, मिट्टी के ज़रात पे, और इन ड्रॉपलेट्स या पानी के छोटे छोटे कतरों पर सवार होकर जाते हैं। एक्सपेल्ड फ्रॉम द नोज़, जो आपके नाक से निकलते हैं छींकने के दौरान, एंड माउथ, और मुंह से निकलते हैं ड्यूरिंग स्नीजिंग, छींक के दौरान। स्नीजिंग क्या होती है, छींक। कफिंग, खांसी के दौरान, और टाकिंग, इवन टाकिंग, बात करने के दौरान। बात कर रहा होता है कोई, तब भी ये ड्रॉपलेट्स बाहर निकल रहे होते हैं। स्नीजिंग, छींक रहा होता है तब भी निकल रहे होते हैं। कफिंग, खांसी ले रहा होता है तब भी निकल रहे होते हैं। तो ये क्या है, सोर्सेज ऑफ ट्रांसमिशन है एक जगह से दूसरी जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पहुंचने के, ठीक है। तो फिर इनका साइज क्या क्या हो सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, ये हमने देखना है बेटा। साइज देखना है बेटा। पार्टिकल्स ऑफ द डस्ट, जो मिट्टी के ज़रात होते हैं, रेज फ्राम द सर्फेसेस, जो सतह से उठ रहे होते हैं, एंड ड्रॉपलेट्स, और जो वो पानी के कतरे, एक्सपेल्ड फ्राम द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो आपके सांस के रास्ते से बाहर निकले हैं। वेरी इन देयर डायमेंशंस, इनकी जो सिमतें होती हैं वो मुख्तलिफ होती हैं। वेरी किसके लिए आया, मुख्तलिफ के लिए आया है कि मुख्तलिफ सिमतों में जा सकते हैं ये, ठीक है। फ्राम माइक्रोमीटर्स टू मिलीमीटर्स, माइक्रोमीटर से मिलीमीटर्स तक जा सकते हैं। माइक्रोमीटर बहुत छोटे होते हैं, मिलीमीटर थोड़े से बड़े होते हैं। तो ये इनके डस्ट का साइज़, जो डस्ट पार्टिकल हैं मिट्टी के ज़रात, उनका साइज़ भी मुख्तलिफ हो सकता है। और जो ड्रॉपलेट्स हैं, पानी के कतरे, नमी के कतरे, वो भी मुख्तलिफ साइज़ के हो सकते हैं। दोज इन द लो माइक्रोमीटर रेंज कैन रिमेन एयरबोर्न फॉर लॉन्ग पीरियड्स टाइम, जो लो माइक्रोमीटर्स के होते हैं उनकी रेंज ज़्यादा होती है और वो हवा के साथ लंबे अरसे तक हवा में उड़ सकते हैं, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक रह सकते हैं। वाइल द लार्जर ड्रॉपलेट्स, जबकि जो बड़े ड्रॉपलेट्स होते हैं, कतरे होते हैं, एंड डस्ट पार्टिकल, और मिट्टी के जो ज़रात होते हैं बड़े बड़े साइज़ के, सेटल रैपिडली, नीचे बैठ जाते हैं जल्दी से। एंड डस्ट ऑन द वेरियस सर्फेसेज, और मुख्तलिफ सतह के ऊपर ये मिट्टी जम जाती है। दिस डस्ट बिकम एयरबोर्न इंटरमिटेंटली, और ये जो मिट्टी है दोबारा से हवा के साथ फ़ौरन ही उड़ सकती है। ड्यूरिंग पीरियड्स एक्टिविटी इन द रूम, जो पानी, जो कमरे के अंदर जो एक्टिविटी होगी, काम होगा, कोई भी होगा, कोई बंदा सांस लेगा या करीब से गुजरेगा, वो ड्रॉपलेट्स या वो डस्ट पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि वो खुद ब खुद ही उसके करीब से गुजरने से ही उड़ सकते हैं। तो उनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं बेटा।